नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 यानी सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की यूनिट 2 के टॉपिक नागरिक और प्रशासन के संबंध में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम इस वीडियो में अभ्यास करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला यहाँ प्रश्न है, प्रशासन शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, प्रशासन शब्द का मतलब हमसे पूछा है। तो प्रशासन शब्द का मतलब आपके ऑप्शन से प्रबंध, आदेश देना, जन नीति निर्माण करना, जन नीति लागू करना। ठीक है, तो प्रशासन शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है प्रबंध। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। ठीक है, प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है बिलोवी, वाइट, पिफनर या ग्लैडन। तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक हैं वो हैं वाइट महोदय। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शंस हैं व्यवस्थापक सभा शाखा का प्रशासन, कार्यपालिका शाखा का प्रशासन, न्यायिक शाखा का प्रशासन, या फिर सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। ठीक है, तो यहाँ जो है लोक प्रशासन का अर्थ हो जाएगा सरकारी काम काज का वास्तविक प्रबंध करना, ये इसका अर्थ होगा प्रशासन का। ठीक है, लोक प्रशासन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रशासन और नागरिकों के संबंध हैं। प्रशासन और नागरिकों के बीच कैसे संबंध हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो हम बताएंगे जटिल एवं व्यापक, कठोर, सरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन और नागरिकों के संबंध जो हैं वो जटिल और व्यापक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं सरकार को संतुष्ट करना, नागरिकों को संतुष्ट करना, राज्य धन का उपयोग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो है वो नागरिकों को संतुष्ट करना होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रशासनिक विभाग के साथ नागरिक संपर्क के उद्देश्य क्या होंगे। तो अगर नागरिक प्रशासन किसी विभाग के पास विभाग में जाता है किसी काम के लिए, तो वो काम ऐसे हो सकते हैं जैसे पानी की सप्लाई, ठीक है, बिजली का कनेक्शन लेने जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, नागरिक और प्रशासन के बीच संपर्कों में जितनी वृद्धि होती है, सरकारी नियंत्रण एवं कायदे कानून भी क्या होंगे, बढ़ते जाते हैं, घटते जाते हैं, बिगड़ते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब नागरिक और प्रशासन के संपर्क में वृद्धि होती है तो कायदे कानून बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कानून बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है, प्रशासन के प्रति लोगों की आम धारणा में शामिल है। यानी लोग प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं।
ऐसा सोचते हैं कि कर्मचारियों, खासतौर से निचले स्तर के कर्मचारियों का मदद न करने का रवैया, यानी मान के चलते हैं कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो काम करेंगे ही नहीं, ऐसे एकदम से जल्दी से काम नहीं करेंगे। दूसरा है नागरिकों को अपना काम करवाने की सही सरकारी प्रक्रिया की जानकारी न होना, ये भी ठीक है। नागरिकों को पता ही नहीं होता कि वे किसी डिपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ पे किससे मिलें और सबसे पहले क्या कौन सा फॉर्म भरें, या फिर इस तरह से, है ना। सही प्रक्रिया की भी जानकारी नहीं होती है। लोग किसी बैंक में जाते हैं तो किसी लाइन में लग जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि अरे इस लाइन में नहीं लग करके बल्कि दूसरी लाइन में लगना था। तो ये भी एक प्रक्रियागत मामला होता है, तो लोगों को पता नहीं होता है। इसके बाद है अनावश्यक देरी और इंतज़ार। हाँ, हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि उपरोक्त सभी, ऐसा सब ऊपर जो लिखे हुए 3 बातें हैं ये आम धारणाएं हैं लोगों के दिमाग में कि प्रशासन के बारे में ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र में लोक सेवाओं की भर्ती का सिद्धांत कैसा होना चाहिए? ठीक है, प्रजातंत्र में लोक सेवाओं की भर्ती का सिद्धांत वर्ग के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर, या जाति के आधार पर, या फिर पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए, जाति के आधार पर भी नहीं, वर्ग आधार पर भी नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के आधार पर ये होना चाहिए, ठीक है। जो योग्य है वही नौकरी पाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है कि संरक्षक नौकरशाही को क्या कहते हैं? ठीक है, संरक्षक नौकरशाही को क्या हम जातीय नौकरशाही कहेंगे? नहीं। योग्य नौकरशाही बिल्कुल नहीं। प्रतिनिधि नौकरशाही नहीं। दूषित व्यवस्था है ये एक प्रकार की, ठीक है, संरक्षक नौकरशाही। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूषित व्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि नीति एवं प्रशासन जुड़वां बच्चों की तरह राजनीति के अभिन्न अंग हैं, यह किसने कहा था? ठीक है, तो यह पीटर ओडगार्ड ने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं, एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, ठीक है, सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या इसे आदेश की एकता कहेंगे? नहीं। इसको नेतृत्व कहेंगे, सहयोग कहेंगे, या फिर समन्वय कहेंगे? तो इसको हम नेतृत्व कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नेतृत्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का औजार कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए बजट, हाँ, बजट के माध्यम से हम कार्यपालिका जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण करती है, ठीक है। नियुक्तियों की शक्ति, हाँ, यानी कि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी कर्मचारी को कहाँ नियुक्त करना है और कैसे क्या है, तो वो भी एक, ठीक है। लोक सेवा संहिता ये भी इसका है। परमादेश ये न्यायपालिका का नियंत्रण मामला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये परमादेश ये न्यायपालिका का मामला है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यह है कि जन व्यय पर संसद नियंत्रण रखती है, कैसे रखती है? स्पीकर के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, नियंत्रक एवं महालेखाकार के माध्यम से, या फिर मंत्रिमंडल के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए मंत्रिमंडल के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के भी माध्यम से नहीं, और ना ही स्पीकर के माध्यम से, ये रखती है कैग के माध्यम से, ठीक है। इसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग। देखिए कैग की बात है तो हमें कैग के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। कैग, ठीक है, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इस समय हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये 2020 से इस पद पर हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू।
अब इसके बाद हम ये कहें कि 2020 से पदस्थ हैं, ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मामला इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका कार्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका कार्यालय, ठीक है। ये भारत के 14वें, ठीक है, CAG हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद मैं अगर बताऊं कि जो हमारे कैग हैं उनकी जो स्थापना की बात करें कि कैग कब अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले कैग की स्थापना 1858 में हुई थी, ठीक है। 1858 में कैग की स्थापना हुई थी, ठीक। अच्छा, इसके बाद चलिए अब हम आगे इसको देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे खास प्रश्न यह है कि पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष है। एक खतरनाक लिख गया है यहाँ पे, एक्चुअली क्या लिखा जाना चाहिए? खतरनाक, ठीक है, खतरनाक, ठीक है। पद सोपान में सबसे खतरनाक दोष क्या है? श्रेष्ठ निम्न संबंध कायम करना, संचार के मार्ग, लाल फीताशाही या उत्तरदायित्व तय करना। तो देखिए, लाल फीताशाही ये सबसे खतरनाक दोष है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर लाल फीताशाही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, सरकार में निम्न से उच्च तुल्य की ओर प्रशासकीय सत्ता के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि लो टू हाई की बात कर रहा है, ठीक है, लो टू हाई। तो लो टू हाई का मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हाई टू लो होता तो विकेंद्रीकरण हो जाता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ये है यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये बुक है, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के जो लेखक हैं वो हैं मैक्स वेबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व है, ठीक है। लोक निगमों का उत्तरदायित्व है किसके प्रति है? देखिए, राष्ट्रपति के, या फिर संसद के, या फिर कार्यपालिका के, या फिर प्रधानमंत्री के। तो भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व जो है वो संसद के प्रति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहे हैं, जब प्रत्यायोजन प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित होता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम औपचारिक प्रत्यायोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है? ठीक है, तानाशाही की, राजतंत्र की, पूंजीवाद की, या फिर कुलीन तंत्र की। ठीक है, तो इसमें जो व्यवस्था है वो कुलीन तंत्र की व्यवस्था की बात कर रहे हैं मैक्स वेबर। ठीक है, इनका जो विचार है वो पूरी तरह से पूंजीवादी विचार है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि एक संगठन में समन्वयन की आवश्यकता होती है। ठीक है,
ताकि निम्न में से किसे प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, ये बोल रहे हैं। विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, सहयोग या आदेश की एकता। यह मामला सहयोग का है। ठीक है, सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, समन्वय नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो वो सहयोग से ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था। ठीक है, किस चीज का? ठीक है, तो मानव संबंध का तिरस्कार किया था। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था। क्या उठाना? औद्योगिक धानी, प्रशासनिक निपुणता, नौकरशाही क्षमता, राज्य के खर्चे में कम खर्ची। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है औद्योगिक धानी। ठीक है, ये उठाना वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला था। ठीक है, ये किसने दिया था शब्द? ब्रैंडीज ने दिया था। ठीक है, चलिए ये उसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में पदोन्नति की व्यवस्था करता है। ठीक है, किस लिए? अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, या फिर केवल अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 86वां जो संविधान संशोधन है वो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति की व्यवस्था करता है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछ रहे हैं, नींव में प्रजातंत्र के लिए एक प्रबल खुराक चाहिए। यानी कि कोई फाउंडेशन है, मतलब जो हमारा प्रजातंत्र का फाउंडेशन है उसमें सबसे ज़्यादा क्या हाईली, ठीक है, मटेरियल होना चाहिए। तो वो जैसे कह रहे हैं कि प्रत्यायोजन की, विकेंद्रीकरण की, आंतरिक व्यवस्था की या भौतिक समृद्धि की। तो देखिए नींव में प्रजातंत्र के लिए एक प्रबल खुराक के मामले में क्या होना चाहिए? शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तब ये नींव मजबूत रहेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं, जब सत्ता मुख्यतः नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है तब इसे क्या कहते हैं? परंपरागत, कानूनी, विचारयुक्त या फिर चमत्कारी। तो ऐसे जब नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है तो उसे चमत्कारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, इसमें से। ठीक है, तो इसे लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्य समाप्त होने के बाद जनलेखा का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जनलेखा समिति ही करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्यक्रम बजट के विचार का उदय कहाँ हुआ था? ठीक है, ये कहाँ उदय हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कार्यक्रम बजट का विचार का उदय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं, अनुदान मांगों के अनुमोदन के लिए स्वीकृति होना जरूरी है। ठीक है, ये कहाँ से स्वीकृति होना चाहिए? लोकसभा से। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय उक्ति को तैयार करने के लिए उत्तरदायी कौन है? ठीक है, तो ये कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली औजार क्या है? ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली औजार होता है बजट। ठीक है, बजट के आधार पर ही हम सब कुछ प्लान कर सकते हैं, सोशल और
जो इकोनॉमिक जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो बजट के आधार पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से वह कौन सा उपाय है जो सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है। ठीक है, क्या वह संसद में आधे घंटे की बहस, अल्पकालीन बहस, ध्यानाकर्षण नोटिस या स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब कौन सा उपाय है वो ध्यानाकर्षण नोटिस। ठीक है, जिसके वजह से सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो साथियों, यह प्रशासन और नागरिक के संबंध में कुछ प्रश्नों का अभ्यास हमने इस वीडियो में किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।